जय हिंद साथियों। आज हम सभी देखेंगे जो भारत देश है इसकी एक जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था की ही एक ऐसी व्यवस्था उसके अंतर्गत निहित व्यवस्था जजमानी व्यवस्था को देखने का प्रयास करेंगे। यानी पहले के टाइम पे मुद्रा नहीं थी, धन नहीं था कि कोई काम करे तो हम धन देके काम चला लें। तो क्या करते थे कि वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था और ये व्यक्ति जो कुछ ऐसे वर्ग थे जैसे बढ़ई थे, कुम्हार थे, नाई थे, धोबी थे, ये क्या करते थे कुछ अपने जजमानों को निर्धारित कर लेते थे। जैसे गांव में बांट देते थे कि ये वाले घर इतने, ये व्यक्ति जो कमीन है इतने जजमानों के यहाँ काम करेगा और सबके अपने अपने दायरे बटे होते थे। इससे उनको जो है एक तरह से रोजगार मिलता रहता था, लेकिन रोजगार पैसे के रूप में नहीं था, वह रोजगार कैसे था, वस्तुओं के विनिमय के रूप में था, क्योंकि उस समय मुद्रा व्यवस्था नहीं थी। तो होता यह था कि जो ये कमीन, इसे बोला जाता था कमीन, जो काम करते थे या सेवा करते थे उन्हें बोलते थे कमीन, और जिनके पास संसाधन थे इनको कहते थे जजमान। अब ये क्या करते थे, इनको सेवा करते रहते थे, काम करते। जैसे धोबी का काम था तो पूरे साल वो कपड़े उनके परिवार के धोता था, और जब कपड़े धोता था तो क्या मिलता था, उसे पैसा नहीं मिलता था, पैसे की जगह मिलता था अनाज, और एक बार में बल्क में अनाज मिलता था, 2 कुंटल 4 कुंटल। जैसे कहीं कहीं व्यवस्था है कि अगर एक परिवार है, इनके यहाँ 5 लोग हैं, तो 5 लोग को अगर धोबी को अनाज देना होगा तो एक व्यक्ति का अगर 25 किलो के हिसाब से देंगे तो 125 किलो, यानी 1 कुंटल 25 किलो पूरे साल में उस धोबी को अनाज मिल जाएगा। इसी तरीके से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें निर्धारित हुआ करती थी, और इनके इस तरह से इनको एक तरह से कह सकते हैं इनके पास क्या था, एक सुरक्षा का भाव रहता था कि एक साल में इतना मिलेगा। और साथ में ही क्या होता था, कभी कभी शादी ब्याह के ऐसे अवसर आते थे तो वहां पे इनको एक एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती थी। वास्तव में आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या केवल उत्तर भारत में ही जजमानी व्यवस्था पाई जाती थी या पूरे भारत में, दक्षिण भारत में भी इसका प्रचलन था, और इसकी परिभाषाओं में विद्वानों ने क्या कहा है, और जजमानी व्यवस्था क्या अच्छी थी या जजमानी व्यवस्था बुरी थी, इस पर भी विचार करेंगे। तो आगे देखते हैं। तो जो विभिन्न जातियां हैं इनके मध्य एक संविदा था, और संविदा किसका था, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करना था। कि कुछ ऐसे लोग जो कमीन जिन्हें हम बोल रहे हैं, और जजमानों में एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा था कि भाई आपको हमें पूरे साल तक ऐसी सेवा करनी है। यदि नाई का है तो पूरे साल तक वो बाल काटेगा उनके पूरे परिवार के सदस्यों को, धोबी का है तो पूरे साल तक वो कपड़े धुलेगा। खैर ऐसी व्यवस्थाएं धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, उनको भी देखेंगे क्यों समाप्त हो रही हैं और इसके दुष्प्रभाव क्या है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, और कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ जो कमीन वर्ग था उस केवल वही नहीं करता था कि तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी ऐसा काम करती थी। तो इसका एक समझौता था। और ये जो जजमान शब्द है ये कहां से निकल के आया है, संस्कृत के यज्ञमान से निकल के आया है, और इसका अभ्रम स्वरूप हम लोग जजमान बोलते हैं। ठीक है। तो हमने जैसे बताया कि जात प्रथा के अंतर्गत क्या है, एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था है, यानी इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा के भी भाव जुड़ा होता है, साथ में आर्थिक सुरक्षा के भी भाव जुड़े होते हैं कि काम करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। सामाजिक का है कि जो उच्च है उसे उच्च प्रतिष्ठा मिल जाती थी, जो निम्न है उसे निम्न प्रतिष्ठा मिलती थी। साथ में जो यजमान होता था वो वस्तुएं और सीमाएं प्राप्त करने वाले जैसे लोग होते थे, उनमें ब्राह्मण और क्षत्रिय का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। और जो कमीन होते थे जिन्हें हम प्रजा कहते हैं, आज के टाइम पे अभ्रमण स्वरूप में प्रजा कहते हैं, तो जो प्रजा होते थे वो सेवा करने वाले लोग होते थे। इसमें प्रमुख रूप से नाई हो गए, धोबी हो गए, कुम्हार हो गए, कहार हो गए, बढ़ई, लोहार, ये सब प्रमुख रूप से इसमें आते थे। और ये क्या होती थी कि प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवार के लिए कुछ विशेष निश्चित सेवाओं की व्यवस्था होती थी कि वो आप ऐसे सेवा करते थे, और साथ में जैसे हमने बताया पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है। और बात करें कि जो जजमानी प्रथा है इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, तो विलियम वाइजर थे। इन्होंने हिंदू जजमानी सिस्टम नाम की एक पुस्तक लिखी, हिंदू जजमानी सिस्टम, और यह पुस्तक लिखी थी उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी जिला है उसमें एक गांव है जिसका नाम है करीमपुर गांव। इस करीमपुर गांव का जब वो अध्ययन कर रहे थे तो वहां पे जजमानी व्यवस्था को देखा था और उसके संबंध में उन्होंने अध्ययन किया था। और प्रश्न है कि जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम किसने अध्ययन किया, तो विलियम वाइजर ने अपनी पुस्तक हिंदू जजमानी सिस्टम में किया था। यह अक्सर प्रश्न आता है। लेकिन जजमानी व्यवस्था का जो व्यवस्थित अध्ययन किया उसमें हम लोग बात करते हैं डेविड मेंडलबाम है, और उन्होंने 1995 में किताब लिखी थी जिसका नाम था सोसाइटी इन इंडिया, और इसमें उन्होंने प्रमुख रूप से जजमानी व्यवस्था का ज्यादा अच्छे से वर्णन किया था। आगे हम जजमानी व्यवस्था की अगर परिभाषाओं की बात करें तो ऑस्कर लेविस कहते हैं कि जजमानी व्यवस्था गांव तथा प्रत्येक जात समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष
निश्चित सेवाओं की व्यवस्था की गई है। आप इसके की पॉइंट्स याद कर लेना कि निश्चित सेवाओं की व्यवस्था, विशेष निश्चित सेवाओं की बात ऑस्कर लेविस कर रहे हैं। इसी तरह विलियम वाइजर क्या कहते हैं? विलियम वाइजर कहते हैं निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। निश्चित कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये की पॉइंट इनके याद हमेशा रहने चाहिए कि अगर प्रश्न पूछता है कि ये वाली बात किसने कही, तो आप हमेशा आंसर लगा दो ये बात विलियम वाइजर ने कही है। इसी तरह योगेंद्र सिंह बात करते हैं और कहते हैं जजमानी व्यवस्था जाति के समस्त खंडों का खंडात्मक विभाजन है। ठीक है, खंडात्मक विभाजन का मतलब आप ये पिरामिड की बात करें तो इसमें जो है ऊपर की उच्च जातियां हैं, नीचे की निम्न जातियां हैं। ठीक है, और ये संबंध भी कैसे होते हैं? उच्च जातियों का उच्च जाति वाले अपना क्षैतिज संबंध बनाते हैं और निम्न जातियों वाले, निम्न जातियां या जो कमीन वर्ग के लोग होते हैं इनका क्षैतिज संबंध होता है। लेकिन ये कमीन अगर उच्च वर्ग से संबंध बना रहा तो उसका संबंध कैसा कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर संबंध होता है ना। तो ऐसी व्यवस्था है। अगला ड्यूमा भी बात करते हैं और कहते हैं वंशानुगत व्यक्तियों, जो वंशानुगत है वो व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से श्रम विभाजन की बात करते हैं। यहां पे श्रम विभाजन होगा। श्रम विभाजन को व्यक्त करती यह एक आर्थिक प्रणाली के सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है। यानी अगर बात आया कि जजमानी व्यवस्था में सांस्कृतिक अभिव्यक्ति किसने माना, तो आंसर हो जाएगा लुई ड्यूमा ने इसको माना है। आगे देखते हैं जाति व्यवस्था की विशेषताओं में बात करें तो जाति प्रथा के अंतर्गत यह एक आर्थिक व्यवस्था है। हमने आपको पहले ही बताया आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार की व्यवस्था है तथा इसके माध्यम से क्या होता है? जातियां वस्तु तथा सेवाओं का आदान प्रदान करती हैं। अब जो वस्तु होता है वो कौन देता था? जो आपका जजमान होता था। और सेवाएं कौन करती थी? आपकी कमीन करती थी। ठीक है, वे जातियां जो सेवाएं और वस्तुएं लेती हैं उन्हें जजमान कहते हैं। अब यहां पे साथ में एक वस्तुओं के साथ सेवाएं की बात, अभी तो से वस्तुएं केवल कौन लेता था? कमीन लेता था, लेकिन जजमान भी कभी कभी वस्तुएं लेते थे और वो उपहार के रूप में लेते थे। जैसे उनके यहाँ कुछ अगर संतान है तो कमीन लोग उनके यहाँ कुछ उपहार देके जाते थे कि हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। अगला है वे जातियां जो सेवाएं और वस्तुएं देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? कमीन कहते हैं। सेवा देने के बावजूद ब्राह्मण को कमीन नहीं कहा जाता। ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? पुरोहित, क्योंकि वह यज्ञ करवाता था और इसलिए उसको कमीन नहीं कहते थे और उसे कहते थे ब्राह्मण को पुरोहित। और इसके माध्यम से जातियां एक दूसरे पर निर्भर रहती थी, यानी समाज में आपस में सामंजस्य बना रहता था। क्योंकि अगर हम एक दूसरे से जुड़े हैं किसी ना किसी माध्यम से, संघर्ष की स्थिति नहीं आने पाती थी। तो इस प्रकार से यह निर्भरता का गुण रहता था जिससे संघर्ष नहीं होता था। और साथ में यह कैसे चलता था? वंशानुगत होता था। एक परिवार लगातार अगर परिवार के सदस्य बदलते जाते थे लेकिन सेवाएं वही रहती थी और वस्तुओं का विनिमय ऐसे ही चलता रहता था। अब बात करें जजमानी व्यवस्था के गुण और दोष क्या हैं, तो इसके संबंध में एफजी वैली जो है उत्तर प्रदेश के एक चंपक गांव जो मेरठ में है और सैया गांव जो आगरा में है उसमें अध्ययन करते हैं और ये पाते हैं कि जजमानी व्यवस्था के क्या गुण हो सकते हैं, यानी क्या प्रकार हो सकते हैं, और दूसरा क्या दोष है, क्या अवगुण है या क्या अप्रकार है, उसकी बात करते हैं। तो हम बात करें कि अगर जजमानी व्यवस्था के गुणों की बात करें तो क्या होता है कि सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की बात होती है और यह सुरक्षा इस प्रकार से होती है कि उसे पूरे दिन का रोजगार मिला रहता है, यानी 365 दिन किसी न किसी परिवार को, किसी न किसी जजमान को उसको सेवा करना है और उसके बदले में उसे वस्तुएं लेनी है जिससे उसका पूरा जीविकोपार्जन की व्यवस्था बनी रहती थी। अगला है कि व्यावसायिक संरक्षण और उसकी मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती थी कि कोई व्यक्ति अगर नाई है तो नाई का व्यावसायिक संरक्षण इस प्रकार से होता था कि उसका पुत्र भी वह काम करता था और चीजों में हुनरमंद रहता था, तो व्यावसायिक संरक्षण की भावना होती थी। तथा सावयवी एकता में वृद्धि होती थी। सावयवी एकता में वृद्धि का मतलब पूरा समाज एक दूसरे से मिलजुल कर काम करता है। सावयव का मतलब है जैसे हमारा शरीर है, शरीर के सभी अंग अलग अलग हैं, हाथ का काम अलग है, नाक का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, लेकिन मिलकर के एक शरीर की रचना है। इसी प्रकार से समाज में सभी वर्ग अलग अलग हैं लेकिन मिलकर के पूरे समाज का निर्माण करते हैं जिससे कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अगला है सहयोगी प्रक्रियाओं में वृद्धि होती थी, जुड़ेंगे तो सहयोग होगा, तथा जातीय संघर्षों की संभावना को खत्म करता था। दूसरा, इसके दोषों की बात करें तो जजमानी व्यवस्था के कुछ दोष हैं। कहीं कहीं पे शोषण की प्रवृत्ति को देखने को मिलती है। तो शोषण में एक शब्द आता है बेगार। बेगार का मतलब यह है आपने काम करवा लिया लेकिन आपने उसको उसके बदले में कुछ दिया नहीं, तो उसे क्या कहते हैं? बेगार। तो कहीं कहीं पे बेगार भी देखने को मिला जजमानी व्यवस्था में। अगला ये भाग्यवादिता पर आधारित हो जाता है। भाई आदमी सोच लेता है कि मेरा जन्म ही इसीलिए हुआ है, वह आगे ज्यादा सोच नहीं पाता
अब जब सोच नहीं पाएगा तो क्या होगा, इनोवेशन नहीं करेगा, अनुसंधान नहीं करेगा तो और आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगला है समाज की रूढ़िवादिता को बढ़ाने वाला यह एक व्यवस्था मानी गई है। इसमें साथ में श्रेष्ठता और हीनता के भाव भी देखने को मिलते हैं। जो उच्च थे वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, भले उन्हें अयोग्य हो, लेकिन जो निम्न थे या कमीन थे, अनेक योग्यताओं के होने के बाद भी वो अपने आप को निम्न ही महसूस करते थे या हीन महसूस किया करते थे। अगला है व्यवसायिक प्रगति में बाधा। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति एक काम कर रहा है तो वह वही काम करता रहता था, वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाता था, अपने अनुसंधान नहीं कर पाता था, तो इसकी कुछ कमियां भी देखने को मिलती हैं। तो लगभग पूरे भारत देश में जजमानी व्यवस्था देखी गई और इसके देखने के क्रम में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा गया। जैसे जो कमीन होते थे उनके नाम, जैसे महाराष्ट्र में उसे बलूरे बोलते हैं, परीक्षाओं में भी ये पढ़ाते हैं। मद्रास में इसे मिरासी बोलते थे, मैसूर में अद्दे बोलते हैं, कश्मीर में इसे पत्तो बोलते हैं, और बंगाल और उड़ीसा में कामिया तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में इसे हालिया कहा जाता है। तो ये जो कमीन है इनके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है। इसी प्रकार से जो जजमान होते हैं उनके भी नाम अलग अलग हैं। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे जजमान कहते थे। मध्य प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे मिलिंद कहते हैं, लेकिन जो बीच का क्षेत्र है उसे वहां पे अन्ना बोलते हैं, है ना, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा अन्ना। कश्मीर में बलूता बोलते हैं, बलूता जो उच्च वर्ग के होते हैं, जिनके बगान वगैरह होते हैं तो उन्हें बलूता बोलते हैं। गढ़वाल में इसे ईजा बोला जाता है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, इनको याद करके रखिएगा क्योंकि यहां से प्रश्न आ सकते हैं। अब बात करें जो जजमानी व्यवस्था है, इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार के मत दिए हैं। कुछ कहते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था है वह समाज के लिए अच्छी है, कुछ कहते हैं जो जजमानी व्यवस्था है वो समाज के लिए बुरी है या शोषणकारी है। तो उसमें जो एक विलियम वाइजर हैं जिन्होंने जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम अध्ययन भी किया, वो ये मानते हैं कि जजमानी प्रथा अच्छी है, यानी प्रकारात्मक दृष्टिकोण की बात करते हैं। प्रकार्यात्मक का मतलब यह है कि समाज की एकता को बनाए रखने का काम। और इन्होंने क्या किया था, जजमानी व्यवस्था का अध्ययन हमने बताया आपको, करीमपुर गांव का अध्ययन जब किया था तो उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी द हिंदू जजमानी सिस्टम, जो कि 1936 में लिखी गई थी, उसमें उन्होंने जजमानी व्यवस्था के प्रकारात्मक संस्था के रूप में वर्णन किया था और बताया था यह जो जजमानी व्यवस्था होती है यह समता मूलक है। साथ में इसमें प्रत्येक जाति अपनी सेवा या वस्तु के लिए अन्य जाति से सेवा या वस्तुएं प्राप्त करती है। मतलब एक तो यह समता मूलक है यानी समानता पर आधारित है, दूसरा एक जाति सेवा या वस्तुओं के बदले दूसरी जाति को सेवा या वस्तुएं प्रदान करती है, क्योंकि मुद्रा व्यवस्था उस समय नहीं थी और जब ऐसी स्थिति तो वस्तु का विनिमय वस्तु से कर लिया जाता था। और तीसरा ये जैसे यह व्यवस्था सामाजिक जीवन में सभी जातियों को एक दूसरे पर निर्भर रखती थी, और जब निर्भरता आएगी एक दूसरे पर तो संघर्ष नहीं होगा, और जब संघर्ष नहीं होगा तो समाज में प्रकारात्मक एकता बनी रहेगी। तो इस वजह से ये ऐसा दृष्टिकोण लेकर के आते हैं। अगला है कि यह व्यवस्था सभी जातियों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती थी। सामाजिक और आर्थिक दोनों चीजें यहां से आसानी से लोग प्राप्त कर लेते थे। कमीन थे तो उनको 365 दिन का रोजगार मिल जाता था, और जो जजमान थे उनको काम करने के लिए लोग मिल जाते थे। तो इस प्रकार से ये विलियम वाइजर का दृष्टिकोण है। दूसरे विद्वान है ऑस्कर डेविस, और ये मानते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था है इसमें संघर्षवादी दृष्टिकोण यानी कॉन्फ्लिक्ट व्यू देते हैं, और कहते हैं यह एक शोषणकारी व्यवस्था है, और इसके संबंध में अपने कुछ मत रखते हैं। उन मतों में प्रमुख रूप से जब यह अध्ययन कर रहे थे यूपी के रामपुर में, तब इन्होंने पाया, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्वीपर्स। आप लोग स्वीपर्स के बारे में जानते होंगे। तो उन्होंने लिखा कि जजमानी व्यवस्था एक शोषणकारी व्यवस्था है। इस पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि जजमानी व्यवस्था कहीं ना कहीं शोषणकारी व्यवस्था के रूप में जानी जाती है। उसके लिए उन्होंने तर्क दिए, नंबर 1 कि जजमानी व्यवस्था के माध्यम से उच्च जातियां जो होती हैं वो निम्न जातियों का शोषण करती रहती हैं, और हालांकि है भी ये कहीं कहीं पे स्थिति है। दूसरा ये कि कुछ जातियां सिर्फ सेवा ले लेती हैं लेकिन देती नहीं है। जैसे बहुत सारे उच्च वर्ग जो होते हैं कि सेवा ले लेते हैं लेकिन उसके पल्ले में कुछ वस्तुएं नहीं देते। और साथ में कुछ जातियां ऐसी ही होती हैं जो वस्तु तो लेती हैं लेकिन सेवा नहीं देती। आप लोग जब आपकी शादी ब्याह होती है तो बहुत सारे प्रजा आ जाते हैं, लेकिन उन प्रजा ने कभी नहीं काम किया होता, लेकिन कहते हैं कि हमारा हक बनता है। खैर उनका हक बनता भी है, पहले के टाइम पे वो काम किए हैं। तो ऐसा भी स्थिति देखने को मिलती है, यानी दोनों के संबंध में बात करते हैं। अगला, ब्राह्मण सेवाएं देते हैं परंतु उन्हें कमीन या प्रजा की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इन एक और तर्क है
उन्हें पुरोहित क्यों कहा गया? यदि वो सेवा कर रहे हैं यानी जजमान के यहाँ यज्ञ आदि कर रहे हैं तो ऐसा क्यों? लुई डीमा भी अपने तर्क रखते हैं और ये भी मानते हैं एस्कर लेविस की तरह कि जजमानी व्यवस्था एक शोषणकारी व्यवस्था है जिसमें निम्न जातियों के हितों के विरुद्ध काम किया जाता है उच्च जातियों के द्वारा। अब बात करें कि जो जजमानी व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आ रहा है और परिवर्तन आने के बहुत सारे कारण हैं। एक तो जब ब्रिटिश आगमन हुआ तो उन्होंने बहुत सारे अपने मत लेके आए, मूल्य लेके आए, आधुनिक शिक्षा लेकर के आई। जब आधुनिक शिक्षा आएगी तो तार्किकता आएगी, भाग्यवादिता में कमी आएगी। तो जजमानी व्यवस्था बहुत सारे कारण। दूसरा नगरीकरण हुआ, साथ में नगरीकरण के साथ साथ एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था बन करके आई जिसमें मुद्रा का प्रचलन हो गया। और जब उद्योग होगा तो गांव में लोग काम करने के बजाय शहरों में जाएंगे, और जब गांव में काम नहीं करेंगे तो एक शहर में जाकर के काम करेंगे, तो अपने आप ये व्यवस्था धीरे धीरे कम हो जाएगी। वास्तव में अगर बात करें तो आज यह व्यवस्था केवल संकेतित हो गई है, मतलब संकेतों में दिखती है। कभी शादी ब्याह इत्यादि पड़ता है तभी वहां पे जजमानी व्यवस्था उपहार देने के संबंध में दिखती है, अन्यथा आज के टाइम पे ऐसा जजमानी व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है। तो बात करते हैं इसमें ब्रिटिश राष्ट्र के कारण जो है बहुत सारी संस्थाएं, मूल्यों और मानदंडों में परिवर्तन आया, आधुनिक शिक्षा आई, इससे तर्कवाद बढ़ा, नवीन व्यवसाय खुले, दलित में चेतना आई, प्रयोजन हुआ यानी गांव का आदमी शहर गया, नगरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ, आदि के कारण जो है जजमानी व्यवस्था पर सीधे प्रभाव देखने को मिला। साथ में वैकल्पिक अर्थव्यवस्था है जिसके परिणाम स्वरूप उच्च जातियों तथा निम्न जातियों ने सेवा तथा वस्तुएं लेना देना बंद करके बाजार से वस्तुएं और सेवाएं लेना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये MS राव ने दिल्ली में अध्ययन किया था और पाया था कि जैसे जैसे नगरीकरण हो रहा है वैसे वैसे जजमानी प्रथा धीरे धीरे कमजोर हो रही है। अब लोग गांव में काम करने के बजाय शहरों में चले जाते हैं और किसी चौराहे आद पे खड़े हो जाते हैं जिसे लेबर चौराहा कहा जाता है, और लोग आते हैं जो ज्यादा पैसा देते हैं, वहां पे जाके वो काम करते हैं। ऐसी स्थितियां बन रही हैं। भारतीय समाज में जजमानी व्यवस्था केवल सांकेतिक व्यवस्था के रूप में देखने को पाई जाती है, केवल शादी ब्याह इत्यादि में ही केवल देखने को मिलता है। बाकी जजमानी व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।